हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम 63 नंबर क्लास तक कर चुके हैं बायोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं 64 नंबर क्लास की। दोस्तों, हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा था, पिछले दो पार्ट पढ़े हैं 62 और 63 नंबर, उसमें हमने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ा है और आज भी हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों। कल वाला जो वीडियो उसको आपने इतना प्यार नहीं दिया जितना आप देते थे, है ना? तो उसको अच्छे से प्यार देना है, अच्छे से देखना है, नोट्स बना के चलना है। वैसे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास नोट्स नहीं है। जैसे ही मैं वापस जाऊंगा लाइव क्लास लेने के लिए, लाइव क्लास लूंगा, तब मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, है ना? आपका साथ देना, आपको साथ देना पड़ेगा दोस्तों, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों तक। दोस्तों, आप 2-3 ग्रुप बना सकते हो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के, है ना? तो उस ग्रुप में शेयर कर दिया करो, अपने स्टेटस पर लगा लिया करो, जिससे कि हमारे व्यू बढ़े या फिर मेरे को पढ़ाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। इसके साथ साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र के अगले पार्ट की। समझो पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने बात स्टार्ट की थी प्रतिरक्षा से, है ना? प्रतिरक्षा से स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने प्रतिरक्षा की परिभाषा पढ़ी थी। प्रतिरक्षा क्या होता है? हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में क्या करता है? प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता कौन है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता कौन है? तो हमने पढ़ा था WBC के बारे में। किसके बारे में? WBC के बारे में। फिर हमने WBC के बारे में चर्चा की, इसके प्रकार पढ़े थे। इसके 2 प्रकार थे, है ना? 2 प्रकार थे। एक तो था कणिका युक्त, एक तो था कणिका युक्त और दूसरा क्या था? कणिका रहित। कणिका रहित पढ़ा था ना हमने। कणिका युक्त में हमने 3 पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने जो पढ़ा था ना, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। 3 पढ़े थे। इसमें हमने इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, है ना? इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये 3 पढ़े थे हमने कणिका युक्त में। और कणिका रहित में हमने 2 पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने मोनोसाइट और दूसरा पढ़ा था हमने लिम्फोसाइट। फिर हमने लिम्फोसाइट के प्रकार पढ़े थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पढ़े थे ना? बिल्कुल पढ़े थे। फिर मैंने कल आपको एक टॉपिक और बताया था। इतना पार्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था इस प्रतिरक्षा के प्रकार, इस प्रतिरक्षा के प्रकार बताए थे मैंने आपको। और इस प्रतिरक्षा के 2 प्रकार हो गए थे। 2 प्रकार हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने सहज प्रतिरक्षा और दूसरा हमने पढ़ा था अर्जित प्रतिरक्षा। पढ़ा था ना, अर्जित प्रतिरक्षा। फिर अर्जित प्रतिरक्षा के 2 प्रकार थे। अर्जित का एक तो था प्राकृतिक अर्जित और एक था कृत्रिम अर्जित, है ना? यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां तक हमने टॉपिक कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं इस प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार की। इस प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार की बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बारे में ही बताता है, प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। प्रतिरक्षा को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। ये जो टॉपिक पढ़ा था ये तो शरीर में काम आता है हमारी प्रतिरक्षा के तौर पर। अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में। तो आप हेडिंग लगा सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा के प्रकार, कौन कौन से प्रतिरक्षा के प्रकार होते हैं उसको समझना है और अच्छे से याद करते हुए चलना है साथ साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले ही, क्योंकि आपको पसंद आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। देखिए, बात करते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा के प्रकार ध्यान से समझना। प्रतिरक्षा के 2 प्रकार होते हैं बाबू। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। तो प्रतिरक्षा तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक का नाम है बी कोशिका प्रतिरक्षा। बी कोशिका प्रतिरक्षा, बी कोशिका प्रतिरक्षा। और दूसरी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों टी कोशिका प्रतिरक्षा। टी कोशिका प्रतिरक्षा। मैंने क्या बताया? हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो बी कोशिका और एक होता है टी कोशिका।
इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ी बहुत बात बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको चर्चा में लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं बी कोशिका प्रतिरक्षा की। ध्यान से समझना, बी कोशिका प्रतिरक्षा क्या है। दोस्तों इस बी कोशिका प्रतिरक्षा का निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी कहने का मतलब बी कोशिका प्रतिरक्षा में कौन कौन सी कोशिकाएं काम आती हैं, बी कोशिका प्रतिरक्षा में कौन कौन सी कोशिकाएं काम आती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो हमारी बी लिम्फोसाइट कोशिका होती है, बी लिम्फोसाइट कोशिका, उसके द्वारा ही क्या होता है, बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है। बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा निर्माण किसका, बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, इस बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है बी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब बात आती है, मैंने कल बताया भी था, इस बी लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है, इस बी लिम्फोसाइट को HMI कहा जाता है। क्या कहा जाता है, HMI, यानी ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, बताया था ना मैंने आपको। तो किसको कहा जाता है, ये बी लिम्फोसाइट को कहा जाता है HMI, यानी ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। ये बातें तो इतनी मैंने कल बता दी थी। अब बात आके देखो क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन का मतलब एंटीजन, प्रतिजन का मतलब एंटीजन का मतलब रोग कारक, एंटीजन का मतलब क्या होता है, रोग कारक, इसको बोलते हैं रोग कारक, है ना, रोग कारक। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने एक बात आपको पहले ये बताई है कि ये जो बी कोशिका प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, इस बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। यानी हमारे शरीर में बहुत सारी बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण कर देती हैं, बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर देती हैं। और बी लिम्फोसाइट के बारे में मैंने कल आपको बताया था, इसका दूसरा नाम क्या है, HMI, यानी इसको ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी। अब बात करते हैं, ये बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र क्या काम करता है। बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र क्या काम करता है, इसका काम समझो कि जब हमारे शरीर में प्रतिजन यानी रोग कारक घुस जाता है, जब हमारे शरीर में क्या घुस जाता है, जब हमारे शरीर में प्रतिजन या फिर रोग कारक घुस जाता है, तो ये जो रोग कारक घुसने के बाद जो बी लिम्फोसाइट होती है, क्या होती है, बी लिम्फोसाइट, ये प्रक्रिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, बी लिम्फोसाइट कोशिका, वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है, बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में विभेदित हो जाती है। किसके अंदर, प्लाज्मा कोशिका में विभेदित। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब हमारे शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है, प्रतिजन का मतलब कोई रोग कारक प्रवेश करता है, जब हमारे शरीर में कोई रोग कारक प्रवेश कर जाता है, तो ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है ना, बी लिम्फोसाइट कोशिका, ये किसके अंदर बदल जाती है, ये बी लिम्फोसाइट कोशिका किस में परिवर्तित हो जाती है, प्लाज्मा कोशिका में बदल जाती है, या फिर प्लाज्मा कोशिका में विभेदित हो जाती है। ये आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे शरीर में प्रतिजन जाएगा, प्रतिजन जाने के बाद बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ये प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, ये प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण। ये एंटीबॉडी का क्या करती है, निर्माण करती है। ये एंटीबॉडी का क्या करेगी, निर्माण करेगी। एंटीबॉडी का मतलब इस प्रतिजन को खत्म करने वाला प्रोटीन, इस प्रतिजन को खत्म करने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है, एंटीबॉडी कहलाता है। और एंटीबॉडी को हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी भी कहते हैं, प्रतिरक्षी। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिरक्षी निर्माण कौन करता है, प्रतिरक्षा का निर्माण कौन करता है, प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करेगा, प्लाज्मा कोशिका करेगी। और प्लाज्मा कोशिका का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, इस बी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा हुआ है। ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए। बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण बहुत सारी बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है।
बी लिम्फोसाइट कोशिका को HMI यानी ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा भी कहा जाता है बाबू, ध्यान रखना। इसके साथ साथ प्रतिजन यानी एंटीजन यानी रोग कारक जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं किसके अंदर बदल जाती हैं, प्लाज्मा कोशिका में विभेदित हो जाती हैं। और प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और वो एंटीबॉडी यानी वो प्रतिरक्षी क्या कर देता है, उस प्रतिजन का खात्मा कर देता है, उस प्रतिजन को खत्म कर देता है, उस प्रतिजन को क्या कर देता है, मार देता है। और इस प्रकार से व्यक्ति क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, 1-2 दिन के बाद स्वस्थ हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही एंटीबॉडी है, यही एंटीबॉडी प्लाज्मा कोशिका के द्वारा बनता है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में बदल गई, लेकिन थोड़ी बहुत ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये पूर्ण रूप से प्लाज्मा कोशिका में विभेदित नहीं होती। लगभग 90% तो प्लाज्मा कोशिका बना देती है। कितने परसेंट, लगभग 90% तो प्लाज्मा कोशिका बना देती है, और पीछे बचता है 10% ये समर्थी कोशिका में बदल जाती है। किसमें, समर्थी कोशिका में। ध्यान रखना, ये जो बी लिम्फोसाइट है ये 2 प्रकार से विभेदित हो जाती है, 2 प्रकार से टूट जाती है। एक तो प्लाज्मा कोशिका में, और दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है समर्थी कोशिका। कौन सी कोशिका, समर्थी कोशिका। दूसरा भाग इसका बन जाता है समर्थी कोशिका का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी। देखो, जैसे ही प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में विभेदित हो जाती है, लेकिन प्लाज्मा कोशिका में पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होती। ये क्या होती है, थोड़ा बहुत भाग किसके अंदर बना लेती है, समर्थी कोशिका में, और आधा से ज्यादा क्या बना लेती है, प्लाज्मा कोशिका में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब बी लिम्फोसाइट 2 भागों में टूट जाती है, समर्थी कोशिका और प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करके प्रतिजन को खत्म कर देती है, और ये समर्थी कोशिका क्या करती है, ये आगे के लिए काम आती है, आगे के लिए। मान लो यही प्रतिजन 10 साल बाद फिर से क्या करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है। मान लो यही प्रतिजन 10 साल बाद हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो ये जो समर्थी कोशिका बनी थी ना, समर्थी कोशिका, ये समर्थी कोशिका इस प्रतिजन को क्या कर लेती है, पहचान लेती है। क्या कर लेती है, पहचान लेती है। कहने का मतलब, जैसे ही हमारे शरीर में क्या जाता है, जैसे ही हमारे शरीर में यही प्रतिजन वापस जाएगा भविष्य में कभी यही प्रतिजन वापस जाएगा, तो ये समर्थी कोशिका उसको पहचान लेगी, और समर्थी कोशिका उसी को पहचानेगी जो पहले आया है। जो पहली बार आएगा ना उसको नहीं पहचानेगी, क्योंकि ये तो स्मरण रखने वाली कोशिका है, ये तो सिर्फ और सिर्फ याद रखेगी। याद किसको रखेगी, जो पहले उसके पास आया है उसी को याद रखेगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समर्थी कोशिका का क्या कार्य होता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि समर्थी कोशिका पूर्व में आए प्रतिजन का क्या करती है, प्रतिजन को स्मरण रखती है। पूर्व में आए प्रतिजन का क्या करती है, उसको याद रखती है। अब आपने सोचा होगा, आप समझ सकते हैं कि हम अपने पुराने से पुराने दुश्मन को भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये समर्थी कोशिका कभी भी अपने दुश्मन को नहीं भूलती, कभी भी अपने दुश्मन को नहीं भूलती। और जैसे ही प्रतिजन आता है, वही प्रतिजन वापस आता है, अपना दुश्मन आता है, तो उसके बारे में बता देती है कि तू वही है जो पहले आया था, आज से 20 साल पहले आया था, आज से 10 साल पहले आया था, है ना। तो इस प्रकार से समर्थी कोशिका काम करती है। ये काम है बी कोशिका प्रतिरक्षा का। बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें वीडियो लाइक करने में, कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, चलिए, है ना। तो बस ये जो बी कोशिका प्रतिरक्षा जो तंत्र है ना, इसमें 2 ही बात ध्यान रखनी है। इसका निर्माण बी लिम्फोसाइट से होता है, और बी लिम्फोसाइट जो होती है वो प्रतिजन प्रवेश करने के टाइम 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो प्लाज्मा कोशिका में जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग है समर्थी कोशिका का, जो भविष्य में आने वाले उसी प्रतिजन को पहचान लेती है। ये 2 ही काम हैं इसके बी प्रतिरक्षा के। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र क्या काम करता है, जिस प्रकार से हमने बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र की बात की है, उसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं टी कोशिका प्रतिरक्षा की। सबसे पहली बात, इस टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किस किस के द्वारा होता है। इसका जो निर्माण है ना दोस्तों, वो टी लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट से मिलकर के होता है, तथा
मोनोसाइट से मिलकर के होता है, मोनोसाइट से मिलकर होता है, मिलकर होता है। देखो दोस्तों, मैंने आपको टी लिम्फोसाइट के बारे में भी पढ़ाया था और मैंने आपको मोनोसाइट के बारे में भी पढ़ाया था। कल वाले क्लास में मैंने आपको ये बातें बता दी थी, टी लिम्फोसाइट क्या होता है और मोनोसाइट क्या होता है, आपने अच्छे से देखा होगा, आपको याद भी होंगी। तो इन्हीं दो यानी टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट से मिलकर के किसका निर्माण हो जाएगा, टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बारे में मैंने कल आपको एक बात बताई थी, इस टी लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है, इस टी लिम्फोसाइट को CMI भी कहा जाता है, यानी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा भी कहा जाता है CMI। और HMI किसको कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है, CMI कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CMI कहा जाता है। ये बातें आपको पहले से ही पता है और अब भी पता याद हो जाएंगे आपको, शायद उम्मीद करता हूं। मोनोसाइट के बारे में कल मैंने आपको पूरी बातें बता दी थी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जिस प्रकार से हमने टी कोशिका की बात पढ़ी थी वही बात इसमें बी कोशिका की पढ़ी थी, वही बात यहां पर पढ़ने वाले हैं कि इसका निर्माण तो टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के द्वारा हो गया। अब बात करते हैं जो टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र है ये क्या करता है, ये करता क्या है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, मान लो कोई प्रतिजन, मान लो कोई प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब एंटीजन, एंटीजन का मतलब, एंटीजन का मतलब रोग कारक। मान लो कोई रोग कारक, कोई रोग कारक हमारे शरीर में पहुंच गया और शरीर में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, संक्रमण करता है। क्या करता है, संक्रमण करता है। क्या करता है, संक्रमण। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि यदि कोई प्रतिजन हमारे शरीर में पहुंच गया, कोई एंटीजन यानी रोग कारक हमारे शरीर में पहुंच गया, पहुंचने के बाद वो हमारे शरीर में क्या करता है, संक्रमण पैदा करता है। क्या करता है, संक्रमण पैदा करता है। तो जैसे ही वो संक्रमण पैदा करना शुरू करता है तभी ये टी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करती है, अपना काम शुरू कर देती है। क्या कर देती है, अपना काम शुरू कर देती है। जैसे ही प्रतिजन हमारे शरीर में गया, जाने के बाद उसने अपना काम शुरू किया, काम का मतलब हमें संक्रमित करने की उसने कोशिश की, तो टी लिम्फोसाइट कोशिका जागृत हो जाती है और टी लिम्फोसाइट कोशिका क्या कर देती है, टी लिम्फोसाइट कोशिका अपने आप को तोड़ लेती है। संक्रमण होते ही क्या करेगी, ये टी लिम्फोसाइट जो कोशिका है, टी लिम्फोसाइट जो कोशिका है वो टूट जाती है। टी लिम्फोसाइट कोशिका टूट जाती है और ये टूट करके किसका निर्माण कर देती है, ये टूट करके कोशिका विष टी लिम्फोसाइट का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है, कोशिका विष, कोशिका विष टी लिम्फोसाइट, कोशिका विष टी लिम्फोसाइट का क्या कर देती है भाई, निर्माण कर देती है। कोशिका विष टी लिम्फोसाइट कहने का मतलब पहले ये साधारण कोशिका थी, साधारण लिम्फोसाइट थी, लेकिन अब ये क्या बन गई, विष कोशिका बन गई। विष का मतलब जहरीली कोशिका बन गई। क्या बन गई, जहरीली कोशिका बन गई। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार से बी लिम्फोसाइट दो भागों में टूटती है, एक तो समर्थी कोशिका में और एक प्लाज्मा कोशिका में, उसी प्रकार से ये जो टी लिम्फोसाइट है ये इस प्रतिजन के संक्रमण के समय किसके अंदर टूटती है, केवल और केवल एक भाग में टूटती है। उस भाग का क्या नाम है, कोशिका विष टी लिम्फोसाइट में टूट जाती है। और ये जो विष है, ये जो जहरीला पदार्थ है, ये जो विषैली टी लिम्फोसाइट है, ये क्या कर देती है, इस प्रतिजन का क्या कर देती है, इस प्रतिजन को खत्म कर देती है। क्या कर देती है, इस प्रतिजन को खत्म कर देती है। और इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से हम स्वस्थ हो जाते हैं। आई ना बात समझ में आपके। तो ये दो प्रकार थे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के जो आपको ध्यान रखने थे। पहला हमने पढ़ा था बी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा हमने पढ़ा है टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र। अगर ये बात समझ में आई है मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कुछ शब्द जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ शब्दों की परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कुछ शब्द। प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कुछ शब्द, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित शब्द देखो, सबसे पहला शब्द जिसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला है एक नंबर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब
प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी। ठीक है, अब आपको कोई पूछ ले बताओ एंटीबॉडी क्या है, तो आप क्या कहोगे कि ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, ऐसा रासायनिक पदार्थ या फिर ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये परिभाषा तो बिल्कुल साधारण भाषा में है, हमें विज्ञान की भाषा में, हमें साइंस की भाषा में इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। तो ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी होता क्या है, एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो कि जब कोई एंटीजन बोले तो प्रतिजन, एंटीजन बोले तो प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब रोग कारक, बार बार बोल रहा हूं मैं, एक ही बात है, एंटीजन, प्रतिजन या फिर रोग कारक। जब कोई एंटीजन या जो प्रतिजन है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, क्या कहां कर जाता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करती है, हमारी लिम्फोसाइट कोशिका एक अणु बनाती है। जो मैंने बताया था ना कि जब कोई प्रतिजन हमारे शरीर में जाएगा तो बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में विभेदित हो जाएगी, और प्लाज्मा कोशिका किसका निर्माण करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। बताई थी ना मैंने, वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो लिम्फोसाइट कोशिका, और कौन सी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करती है, एक प्रोटीन का निर्माण करती है, और वो प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे ही हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करेगा, एंटीजन प्रवेश करते ही लिम्फोसाइट कोशिका क्या कर देती है, ग्लाइकोप्रोटीन अणु का निर्माण करती है, ग्लाइकोप्रोटीन अणु का निर्माण करती है। कौन, लिम्फोसाइट कोशिका। कौन सी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कोशिका ग्लाइकोप्रोटीन अणु का निर्माण करती है, और यही ग्लाइकोप्रोटीन अणु क्या कहलाता है, एंटीबॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीबॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी कहलाता है। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, उस प्रतिजन को खत्म करता है, उस प्रतिजन को क्या करता है, खत्म करता है, उस प्रतिजन को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। क्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। कौन, यही एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं, और कौन से प्रोटीन के, ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में एंटीबॉडी होता है, एंटी प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ये बात थी एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी किसको कहा जाता है कि जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो बी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन अणु का निर्माण करती है, और वही ग्लाइकोप्रोटीन अणु क्या कर देता है, उस प्रतिजन को खत्म कर देता है, उस प्रतिजन का मर्डर कर देता है, और उसी ग्लाइकोप्रोटीन अणु को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले की अगर बात करें, 2 नंबर हमारा है जिसका नाम है एग्लूटिनेशन। क्या नाम है, एग्लूटिनेशन। ध्यान रखना, एग्लूटिनेशन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एग्लूटिनेशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना होता क्या है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षी प्लस प्रतिजन, प्रतिरक्षी प्लस प्रतिजन की क्रिया, प्रतिरक्षी प्लस प्रतिजन की क्रिया क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन कहलाता है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन आपस में जब मिलेंगे उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसी क्रिया को बोलते हैं एग्लूटिनेशन क्रिया। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिजन प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया, प्रतिजन प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया। परस्पर का मतलब आपस में क्रिया क्या कहलाती है, एग्लूटिनेशन कहलाती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है,
और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं कि जिस विज्ञान में इस एग्लूटिनेशन का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है सीरोलॉजी। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। यानी इसका अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है? अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है तो उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी की आपस में क्रिया का जो अध्ययन है वो कौन सी विज्ञान में किया जाता है? तो ध्यान रखना, सीरोलॉजी में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? सीरोलॉजी में। एग्लूटिनेशन का मतलब प्रतिजन और प्रतिरक्षी की आपस में क्रिया, यानी एंटीबॉडी और एंटीजन की आपस में क्रिया क्या कहलाती है? एग्लूटिनेशन कहलाती है। और इसका अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है? सीरोलॉजी में किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है एग्लूटिनेशन के बारे में। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले की बात करते हैं। जो अगला है उसका नाम है इंटरल्यूकिन। क्या नाम है? इंटरल्यूकिन। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है उसका नाम है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन होता क्या है इसकी चर्चा करते हैं। इंटरल्यूकिन देखिए 3 नंबर है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन है क्या? इंटरल्यूकिन का मतलब क्या होता है? इंटरल्यूकिन का मतलब होता है कि ऐसे प्रोटीन के बने पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या करते हैं? प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रोटीन के पदार्थ जो शरीर में प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटरल्यूकिन। क्या बोलते हैं? इंटरल्यूकिन बोलते हैं। मान लो ये कोई अणु है और ये कोई प्रोटीन का अणु है। क्या है? कोई प्रोटीन का अणु। अगर ये प्रोटीन का अणु क्या कर देता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। तो इस एंटीबॉडी के निर्माण को ही क्या कहा जाता है? इंटरल्यूकिन कहा जाता है। इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? इंटरल्यूकिन कहेंगे। अगर ये एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा तो मान लो बहुत सारे अणु है हमारे पास, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। इसमें से ये वाला और ये वाला दो क्या करते हैं हमारे शरीर में? मान लो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये दो ही क्या कहलाएंगे? इंटरल्यूकिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटरल्यूकिन कहलाएंगे। ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? एंटीबॉडी हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? एंटीबॉडी हमारे शरीर में दोस्तों जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य कहाँ पर? जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य के अंदर, जीव द्रव्य में। वैसे रक्त में भी पाए जाते हैं। रक्त एक प्रकार का जीव द्रव्य का भाग है। ठीक है ना? तो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। तो ये बात अलग थी जो आपको ध्यान रखनी थी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इंटरल्यूकिन हम किसको कहेंगे? कि ऐसा प्रोटीन का बना हुआ पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या कर देता है? प्रतिरक्षी अणु का निर्माण कर देता है। यानी कहने का मतलब एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। उस प्रोटीन के अणु को हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरल्यूकिन कहते हैं। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है इंटरफेरोन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंटरफेरोन। इंटरफेरोन के बारे में चर्चा करते हैं। इंटरफेरोन क्या है? बात करते हैं इंटरफेरोन की। 4 नंबर है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन ये जो शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए बाबू, ध्यान से। इंटरफेरोन की अगर बात करें तो इंटरफेरोन क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। प्रतिविषाणु प्रोटीन ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रतिविषाणु प्रोटीन। प्रतिविषाणु प्रोटीन। ठीक है तो एक प्रकार का प्रोटीन, है तो एक प्रकार का प्रोटीन का अणु, लेकिन होता कैसा है? प्रतिविषाणु होता है। प्रतिविषाणु का मतलब एंटीवायरस। क्या होता है? एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। ये हमारे शरीर में एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। कहने का मतलब प्रति का मतलब एंटी, विषाणु का मतलब वायरस। जैसे ही हमारे शरीर में कोई वायरस जाता है तो उस वायरस से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? इंटरफेरोन। कौन करता है? इंटरफेरोन। तो एक प्रकार का हमारे शरीर में एंटीवायरस का काम कौन करता है? तो हमारे शरीर में एंटीवायरस का काम यही करता है, इंटरफेरोन। कौन करता है? इंटरफेरोन। और ये भी क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये हमारे शरीर की किससे रक्षा करता है? वायरस से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? वायरस से रक्षा करता है। वायरस से रक्षा करता है। ठीक है। कौन? इंटरफेरोन। मान लो एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है।
ये सभी क्या है, प्रोटीन हैं, ये सभी प्रोटीन के अणु हैं। इसमें से मान लो ये वाला और ये वाला दो अणु क्या करते हैं, दो अणु वायरस को खत्म करते हैं। ये दो अणु मान लो वायरस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो इन्हीं दो अणुओं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं दो अणुओं को हम कहेंगे इंटरफेरॉन। इनको हम इंटरफेरॉन नहीं कहेंगे क्योंकि इसने क्या नहीं किया, इसने इस वायरस को खत्म नहीं किया। तो जो वायरस को खत्म करता है उस प्रोटीन के अणु को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विनम। विनम किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विनम किसे कहते हैं या फिर विनम क्या है। तो समझना 5 नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा विनम। किसकी बात करने वाले हैं, विनम की बात करने वाले हैं। विनम क्या है, विनम क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो विनम है वो जो भी सांप होता है, सांप हो गया या फिर कोई अन्य जहरीला जीव हो गया, उसका जो जहर होता है, उसका जो जहर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विनम बोलते हैं। समझो कोई भी सांप हो गया, सांप या फिर अन्य जहरीला जीव, अन्य जहरीले जीव का विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ बोले तो जहर, जहर क्या कहलाता है, विनम कहलाता है। क्या कहलाता है, विनम कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी सांप है या फिर अन्य कोई जहरीला जीव है, उसके शरीर में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ यानी जहर क्या कहलाता है, विनम कहलाता है। क्या कहलाता है, विनम कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए बहुत अच्छा, जबरदस्त भाई जबरदस्त। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार मैं आपको बोलता हूं, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपका जो कमेंट है दोस्तों, ऑफलाइन कमेंट, वो मुझे इतनी ऊर्जा देता है, इतनी ऊर्जा देता है जितनी ऊर्जा मेरे को खाना खाने के बाद भी नहीं मिलती, जितनी ऊर्जा मेरे को ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद भी नहीं मिलती, उतनी ऊर्जा मेरे को मिलती है आपके कमेंट से। आपका कमेंट मेरे लिए दवाई है, आपका कमेंट मेरे लिए एंटीबॉडी है। तो आप कमेंट जरूर कर दें मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक शेयर कर दें और एक कमेंट कर दें। बस 4 काम मेरे लिए कर दो। मैं कोई ज़्यादा आपसे टाइम नहीं मांग रहा हूं। रोजाना सिर्फ 2 मिनट का टाइम मेरे लिए दे दो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। मैं आपके लिए रोजाना 1 घंटे का टाइम दूंगा, आप मेरे लिए 2 मिनट का टाइम दो। पहला काम शेयर करना, शेयर के ऊपर टच किया, अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर और अपने दोस्तों के पास ग्रुपों में से शेयर कर दिया। उसके बाद लाइक करना, उसके बाद चैनल के अगर ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा कमेंट करना। बस इतने ही काम करने, आपको 2 मिनट देनी है मेरे लिए, आपका भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट अच्छा नंबर वो है प्रदाह क्रियाएं। प्रदाह क्रियाएं, हमारे शरीर में प्रदाह क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं या फिर प्रदाह क्रियाएं होती क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रदाह क्रियाएं होती क्या हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, जब हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करता है, जब हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करता है, कोई रोगजनक क्या करता है, प्रवेश करता है। जब हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या करती हैं, उस रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या कर देती हैं, इस रोग कारक को नष्ट कर देती हैं, है ना। और उन्हीं क्रियाओं को, यानी हमारे शरीर में जब कोई रोगजनक प्रवेश कर जाता है, रोगजनक प्रवेश करने के बाद कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे शरीर में जो क्या कर देते हैं, उस रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। और उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसी क्रिया को बोलते हैं प्रदाह क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रदाह क्रिया। अब आपसे क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में प्रदाह क्रिया कौन सी होती है, हमारे शरीर में प्रदाह क्रिया कौन सी होती है। जैसे बुखार आना, जैसे बुखार आना एक प्रकार का क्या है, प्रदाह क्रिया है। एक प्रकार का क्या है, प्रदाह क्रिया। क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करेगा, रोगजनक प्रवेश करने के बाद ऐसी क्रिया होगी जिसको हम बुखार बोलेंगे। बुखार क्या कर देगी, इस रोगजनक को खत्म कर देगी। क्यों, क्योंकि बुखार होने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने पर वो रोगजनक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब बुखार एक प्रकार की क्या है, प्रदाह क्रिया है। क्या है, एक प्रकार की प्रदाह क्रिया है। इसी प्रकार से शरीर का तापमान बढ़ना यानी सूजन आना, दर्द होना, सूजन आना,
दर्द होना, लाल निशान होना, लाल निशान होना। तो ये भी जो है ना, सूजन आना, दर्द होना, लाल निशान होना, ये भी एक प्रकार की क्या होती हैं, प्रदाह क्रियाएं होती हैं। क्यों होती है, कैसे? देखो बुखार तो अपने आप क्या कर लेता है, जैसे ही हमारी बुखार होती है या तो वो बुखार खत्म कर देती है इस रोगजनक को, या फिर जैसे ही बुखार होती है हम डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर हमें एंटीबॉडी दे देता है, हमें इंजेक्शन दे देता है और हम उस रोगजनक को खत्म कर लेते हैं। या फिर सूजन आ जाती है, मान लो यहाँ पर कोई इस भाग में मेरे कोई मान लो रोगजनक चला गया तो इस स्थान पर सूजन आ जाएगी और मेरे को दिखाई देगा मेरे यहाँ सूजन क्यों आई है, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा और डॉक्टर उसका टेस्ट करके मेरे को दवाई दे देगा तो वो रोगजनक खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की प्रदाह क्रिया है। दर्द होता है तो जैसे मान लो मेरी यहाँ पर कोई रोगजनक चला गया यहाँ पर इस भाग में, तो मेरे को क्या पता चलेगा रोगजनक गया है, लेकिन यहाँ पर दर्द होने लगेगा ना तो मेरे को पता चलेगा यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई दिक्कत है। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मेरे को चेक करेगा और मेरे को दवाई दे देगा उस रोगजनक के प्रति। इसी प्रकार से लाल निशान होना, ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रदाह क्रिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रदाह क्रियाएं होती हैं, तो ध्यान रखना बुखार, दर्द होना, सूजन आना और लाल निशान होना, ये क्या होती है, प्रमुख प्रदाह क्रियाएं होती हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूं और उस पॉइंट का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। बाद में बताऊंगा इम्यूनो के बारे में, पहले आप प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ो। प्रतिरक्षी, यही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिरक्षी, देखो प्रतिरक्षी के बारे में यानी एंटीबॉडी के बारे में आपको अलग से एक टॉपिक दे रखा है। वैसे मैंने एंटीबॉडी की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एंटीबॉडी के प्रकार पढ़ने वाले हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? सबसे पहली बात, इस प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी भी कहा जाता है। ध्यान रखना प्रतिरक्षी का ही दूसरा नाम क्या है? एंटीबॉडी। अब ये करता क्या है? ये एक तो हमारे एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। एक प्रकार का प्रोटीन है। ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन का अणु है। प्रोटीन का अणु, प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है ना। मैंने आपको दो बात बताई हैं कि प्रतिरक्षी एक प्रकार का प्रोटीन होता है और कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये क्या करता है? रोगजनक से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रोगजनक से सुरक्षा प्रदान करता है। सभी को पता है और ये आपसे पूछेंगे भी नहीं, ये आपसे पूछेंगे भी नहीं। क्या पूछेगा आपसे कि इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, इसका उपनाम, इसका उपनाम आपसे पूछा जा सकता है। उपनाम इसका क्या है? इसे WHO ने इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया है। ध्यान रखना, WHO ने ग्लोबुलिन नाम दिया है। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया है किसने? WHO ने इस प्रतिरक्षा का क्या नाम, प्रतिरक्षी का क्या नाम दिया है? एंटीबॉडी का क्या नाम दिया है? इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया है। और इम्यूनोग्लोबुलिन को संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? IG। किस नाम से लिखते हैं? IG के नाम से प्रदर्शित करते हैं। IG का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षी होता है। IG का मतलब प्रतिरक्षी। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिरक्षी को नाम इम्यूनोग्लोबुलिन किसने दिया था? WHO ने दिया था। किसने दिया था? WHO ने दिया था। WHO बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है प्रतिरक्षी के बारे में। आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी भी बोलते हैं। प्रतिरक्षी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये रोगजनक से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उपनाम क्या है? WHO ने इसको इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया था, और इम्यूनोग्लोबुलिन को हम संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? IG के नाम से लिखते हैं। बाबू ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। एक नाम और लिख लो, अब आपको पता चल गया। इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रकार, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं वो बात करते हैं। यानी प्रतिरक्षी कितने प्रकार का होता है, एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। सबसे पहला प्रकार IG। IG मैंने क्यों लिखा? IG का मतलब प्रतिरक्षी।
पहले प्रतिरक्षी का क्या नाम है? IgG। IG का मतलब प्रतिरक्षी, यानी किस प्रकार का प्रतिरक्षी है ये? G प्रकार का प्रतिरक्षी। IG का मतलब प्रतिरक्षी और G का मतलब ये नाम दिया गया है प्रतिरक्षी को, G प्रकार का प्रतिरक्षी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? G का मतलब गामा, यहां पर G का मतलब क्या है? गामा। गामा प्रकार प्रतिरक्षी, गामा प्रकार का प्रतिरक्षी, गामा प्रकार का प्रतिरक्षी। तो ध्यान रखना, पहला जो भाग है वो है IgG। G का मतलब यहां पर है गामा प्रकार और IG का मतलब है प्रतिरक्षी, यानी गामा प्रकार का प्रतिरक्षी। अब ये करता क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ध्यान रखनी है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी। सर्वाधिक मात्रा बोले तो 75 से 80% यही प्रतिरक्षी पाया जाता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में लगभग 75 से 80% यही प्रतिरक्षी पाया जाता है, यानी कहने का मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहां पर? हमारे शरीर में। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में यही प्रतिरक्षी पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा प्रकार का प्रतिरक्षी बोलते हैं या फिर IgG बोलते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों ये काम क्या करता है, इसका कार्य देखो, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? काम तो ये सारे ही कर लेता है, और काम क्या होता है? IG का यानी प्रतिरक्षी का काम तो रोग कारक को नष्ट करना होता है, तो काम तो करता ही करता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी जो प्लेनसेटा को पार कर लेता है, प्लेनसेटा को पार कर लेता है। अब समझना कैसे, समझना देखो, ये मान लो कोई माता है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, उदाहरण के रूप में समझना, हंसना मत दोस्त, क्योंकि यहां पर चित्र ऐसा ही बना सकता हूं मैं समझाने के लिए मैं कुछ भी करना पड़ सकता है और समझने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो ये माता का गर्भाशय है, ठीक है, ये माता का गर्भाशय है और गर्भाशय के अंदर यहाँ पर क्या है? बच्चा है। गर्भाशय के अंदर ये मान लो बच्चा है, तो बच्चे की जो नाभि होती है, बच्चे की नाभि, उस नाभि से एक नलिका निकलती है, इस नाभि से एक नलिका निकलती है और वो यहाँ पर लगी होती है एक प्लेट। क्या लगी होती है? एक प्लेट लगी होती है। उस प्लेट से क्या होती है? जुड़ी होती है ये नलिका। ये बच्चे की नाभि से जो नलिका निकलती है वो माता के गर्भाशय में पाई जाने वाली प्लेट से जुड़ी होती है और इस प्लेट को बोलते हैं प्लेनसेटा। क्या बोलते हैं? प्लेनसेटा बोलते हैं। और इस प्लेट से यहाँ माता की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, इस प्लेट से यहाँ माता की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। अब माता क्या करती है? भोजन करती है। जब माता सांस लेती है, जब माता क्या करती है? ऑक्सीजन ग्रहण करती है, तो वो इस नलिका के खून के माध्यम से इस प्लेनसेटा में आता है और इस प्लेनसेटा के द्वारा कहाँ आ जाता है? उस बच्चे के पास आ जाता है। और बच्चा भी क्या करता है? पेट के अंदर रहते हुए, गर्भ के अंदर रहते हुए क्या करता है? भोजन भी करता है, वो ऑक्सीजन भी ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? इस नलिका के माध्यम से, इस प्लेनसेटा के माध्यम से। तो महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? इसी प्लेनसेटा का होता है। किसका होता है? इसी प्लेनसेटा का होता है। अब यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि ये जो IgG जो प्रतिरक्षी होती है, ये ऐसी प्रतिरक्षी होती है जो इस प्लेनसेटा को भी पार कर लेती है। इसको पार करके कहां तक चली जाती है? इस शिशु तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है? शिशु तक चली जाती है। और ये केवल और केवल एकमात्र प्रतिरक्षी है। तो यानी कहने का मतलब 5 प्रकार की प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पाई जाते हैं। जो IgG प्रकार की प्रतिरक्षी होती है वो एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी होती है जो इस प्लेनसेटा को भी पार करके कहां चली जाती है? शिशु के पास चली जाती है, गर्भ में पल रहे शिशु के पास चली जाती है और उस शिशु क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी कोई पूछ ले कि बताओ हमारी माता के शरीर में, मादा के शरीर में या फिर माता के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी प्रतिरक्षी गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा करती है? तो उसका नाम है IgG, क्योंकि और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो इस प्लेनसेटा को पार कर ले। एक ही प्रतिरक्षी में ऐसी क्षमता है जो इस प्लेनसेटा को पार करके इस शिशु को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एकमात्र प्रतिरक्षी जो प्लेनसेटा को पार कर लेता है उसका नाम क्या है? IgG, यानी गामा प्रकार की प्रतिरक्षी। चलिए बाबू आगे बात करते हैं, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अगला जो पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट, उसकी बात करते हैं। दूसरा प्रकार है IgM। कौन सा प्रकार? IgM। M बोले तो
एम बोले तो म्यू प्रकार की, म्यू इस प्रकार से म्यू लिखते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, यानी म्यू प्रकार की प्रतिरक्षी, म्यू प्रकार की प्रतिरक्षी। दूसरा प्रकार है IgM यानी म्यू प्रकार की प्रतिरक्षी। अब ये क्या काम करती है रे, इसके बारे में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये पेंटामर प्रकार की होती है। किस प्रकार की? पेंटामर। पेंटामर का मतलब 5 श्रृंखलाएं। कितनी श्रृंखलाएं? 5 श्रृंखलाएं। ध्यान रखना, कितनी श्रृंखलाएं? 5 श्रृंखलाएं। पेंटामर का मतलब पंचवलक। पंचवलक क्या होती है? ये पंचवलक होती है, यानी इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने इसके फलक होते हैं, कितने इसके वो होते हैं, परत होती हैं। इसमें 5 परत होती है। कितनी परत होती हैं? 5 परत। इस प्रकार से 5 परत होती है इसमें, इस प्रकार से 5 परत। ध्यान रखना, इस प्रतिरक्षी के अंदर 5 परत होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेंटामर या फिर पंचवलक प्रतिरक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटामर या फिर पंचवलक प्रतिरक्षी बोलते हैं। ध्यान रखना, पेंटामर प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? पेंटामर प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उस प्रतिरक्षी का नाम बताइए जो पेंटामर प्रकार की होती है, जो पंचवलक होती है, या फिर जिसमें 5 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो उसका नाम क्या है? IgM यानी म्यू प्रकार की प्रतिरक्षी। म्यू प्रकार की प्रतिरक्षी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसके बारे में विशेषता क्या है, इसके बारे में विशेषता क्या है, ध्यान से समझना। इसके बारे में विशेषता है कि भ्रूण के समय या फिर भ्रूण द्वारा सर्वप्रथम बनने वाली IG, भ्रूण द्वारा सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी। समझना इस बात को, क्या बताया है मैंने। देखो अभी भी मैंने बताया था ये माता है, माता के शरीर का ये गर्भ है, गर्भ में यहाँ पर बच्चा पल रहा है ना। तो ये बच्चा भी तो क्या करता है, इस बच्चे के अंदर भी तो ऑक्सीजन जाती है, इस बच्चे के अंदर भी क्या जाता है? भोजन जाता है। अब ये काम तो सारे ही करता है, उत्सर्जन भी करता है, शोषण भी करता है, भोजन भी करता है, सारे काम करता है, लेकिन करता कहाँ पर है? गर्भ में रह के। तो ये जो बच्चा है, ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण के अंदर भी क्या बनती हैं? प्रतिरक्षी बनती हैं। इस भ्रूण के अंदर भी प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, लेकिन सर्वप्रथम कौन सी बनती है? सर्वप्रथम बनती है IgM। कौन सी बनती है? IgM। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भ्रूण में सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? दोस्तों IgM। आपसे ये भी मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए आप में और मेरे में सर्वप्रथम प्रतिरक्षी कौन सी बनी थी? तो सर्वप्रथम प्रतिरक्षी यही बनी थी IgM, क्योंकि कभी हम भी तो क्या हुआ करते थे? भ्रूण हुआ करते थे। कभी हम भी तो गर्भ में पला करते थे, है ना, गर्भ में ही पला करते थे। तब हमारे शरीर में भी सबसे पहले कौन सी बनी थी? यही IgM प्रकार की प्रतिरक्षी बनी थी। तो भ्रूण में सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी का क्या नाम है? IgM। क्या है? IgM। और दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये काम तो वही करती है, क्या काम करती है? ये रोगाणुओं को नष्ट करती है। ये क्या करती है? उस रोग कारक को नष्ट कर देती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे दोस्त कि ये सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीव बोले तो सूक्ष्म जीव का मतलब होता है छोटे छोटे जीव जो क्या करते हैं? हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। सूक्ष्म जीवों को गुंसन क्रिया के द्वारा, गुंसन क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? गुंसन क्रिया द्वारा निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय करती है। कौन सी क्रिया के द्वारा? गुंसन क्रिया के द्वारा। यानी कहने का मतलब जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में होता है, उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर लेती है? ये गुच्छा बना लेती है। उनका क्या बना लेती है? इस प्रकार से गुच्छा बना लेती है और उनको क्या कर देती है? मार देती है। तो ये सूक्ष्म जीवों को किस क्रिया के द्वारा नष्ट करती है? गुंसन क्रिया के द्वारा नष्ट करती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इस IgM प्रकार की प्रतिरक्षी के बारे में, है ना। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पेंटामर यानी पंचवलक प्रकार की होती है। विशेषता क्या है? ये भ्रूण द्वारा सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी होती है और सूक्ष्म जीवों को गुंसन क्रिया के द्वारा क्या करती है? निष्क्रिय करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट जो प्रतिरक्षी उसका नाम है IgA। नेक्स्ट प्रतिरक्षी का क्या नाम है? IgA। बात करते हैं IgA के बारे में, ध्यान से समझना। 3 नंबर है IgA, है ना। IgA, A का मतलब अल्फा प्रकार की, अल्फा प्रकार की प्रतिरक्षी, अल्फा प्रकार की प्रतिरक्षी। तो अल्फा प्रकार की प्रतिरक्षी के बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना। अल्फा प्रकार की
प्रतिरक्षी। दोस्तों हमारा जो आंसू होता है, हमारी जो लार होती है, और जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम जिसको हम कोलेस्ट्रम क्या होता है, माँ का गाढ़ा पीला दूध, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और जो श्लेष्मा होती है उसमें क्या पाई जाती है, IgA प्रतिरक्षी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, आंसू के अंदर, हमारे आंसुओं में, हमारी आंख में, हमारी लार में, कोलेस्ट्रम में, कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम होता क्या है, माँ का पहला गाढ़ा दूध, माँ का पहला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो आंसू, लार, कोलेस्ट्रम व श्लेष्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, श्लेष्मा में पाई जाती है, श्लेष्मा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो कोलेस्ट्रम में IgA प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। लार में भी पाई जाती है, आंसू में भी पाई जाती है, और श्लेष्मा में भी पाई जाती है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और जो नेक्स्ट है उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है IgD यानी 4 नंबर है IgD। डी का मतलब डेल्टा प्रकार की, किस प्रकार की, डेल्टा प्रकार की प्रतिरक्षी, डेल्टा प्रकार की प्रतिरक्षी। अब ये डेल्टा प्रकार की प्रतिरक्षी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। IgD डेल्टा प्रकार की प्रतिरक्षी। सबसे पहली बात, ये अल्प मात्रा में बनती है, ये अल्प मात्रा में बनती है, अल्प मात्रा में बनती है, ठीक है। और दोस्तों जो बी लिम्फोसाइट कोशिका होती है, बी लिम्फोसाइट कोशिका, बी लिम्फोसाइट कोशिका के सतह पर पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट कोशिका के सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट कोशिका के सतह पर पाई जाती है, ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट कोशिका के सतह पर पाई जाती है। यानी IgD प्रकार की जो प्रतिरक्षी होती है वो अल्प मात्रा में बनती है और बी लिम्फोसाइट कोशिका के सतह पर पाई जाती है। बी लिम्फोसाइट कोशिका मैंने पढ़ाया था ना, उसकी सतह पर कौन सी पाई जाती है, यही IgD प्रकार की पाई जाती है ना। और ये क्या काम करती है, ये एंटीजन से जुड़ने का काम करती है, एंटीजन से जुड़ने का काम, एंटीजन से जुड़ने का काम, एंटीजन से जुड़ने का कार्य। अब जैसे ही बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में टूटती है तो उस प्लाज्मा कोशिका के साथ कौन चली जाती है, यही IgD प्रकार की कोशिका चली जाती है, ये IgD प्रकार की प्रतिरक्षी चली जाती है। और यही प्रतिरक्षी किससे जुड़ती है, उस एंटीजन से जुड़ती है, उस रोग कारक से जुड़ती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है IgD प्रकार की प्रतिरक्षा के बारे में। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट IgE प्रकार की, IgE प्रकार की, IgE। चलिए IgE प्रकार की ध्यान से समझना, IgE प्रकार की जो प्रतिरक्षी है वो है हमारी 5 नंबर और लास्ट। IgE का मतलब है एप्सिलॉन, 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 ध्यान रखना, एप्सिलॉन प्रकार की प्रतिरक्षी, एप्सिलॉन यानी E यानी एप्सिलॉन प्रकार की प्रतिरक्षी। अब ये भी अल्प मात्रा में बनती है, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एलर्जी क्रिया में भाग लेती है। किसकी क्रिया में, एलर्जी क्रिया में, एलर्जी क्रिया में भाग लेती है, एलर्जी क्रिया में भाग लेती है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, जो हमारे शरीर में एलर्जी होती है ना, एलर्जी, उसमें भाग लेने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होती है, यही IgE प्रकार की प्रतिरक्षी होती है, यही IgE प्रकार की प्रतिरक्षी होती है जो हमारी एलर्जी की क्रियाओं में भाग लेती है। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, ये मास्ट कोशिका की सतह से जुड़ी होती है। किस कोशिका की, मास्ट कोशिका की सतह से, मास्ट कोशिका की सतह से, मास्ट कोशिका की सतह से जुड़ी होती है, सतह से जुड़ी होती है, सतह से जुड़ी होती है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जो IgD है वो लिम्फोसाइट कोशिका से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से मास्ट कोशिका से कौन सी जुड़ी होती है, मास्ट कोशिका से IgE प्रकार की कोशिका जुड़ी होती है। कौन सी जुड़ी होती है, IgE प्रकार की कोशिका जुड़ी होती है। और दोस्तों मास्ट कोशिकाएं क्या काम करती हैं, मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं, हिस्टामिन का स्रावण करती हैं, हिस्टामिन का स्रावण। और हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन का मतलब एलर्जी क्रिया को उत्पन्न करने वाला पदार्थ, एलर्जी क्रिया के लिए उत्तरदायी। किसकी क्रिया के लिए, एलर्जी क्रिया के लिए उत्तरदायी, एलर्जी क्रिया के लिए उत्तरदायी, के लिए उत्तरदायी। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में एलर्जी क्रिया के लिए उत्तरदायी कौन सा पदार्थ होता है, तो हिस्टामिन। और हिस्टामिन
कहाँ से निकलता है? हिस्टामिन मास्ट कोशिका से निकलता है। और मास्ट कोशिका की सतह पर कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? IgE प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और IgE प्रकार की प्रतिरक्षी एलर्जी क्रिया में भी क्या लेती है? भाग लेती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि मैं आपको अभी नोट्स नहीं दे पाऊंगा, नोट्स दे पाऊंगा वहां वापस जाने के बाद। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको ये आज की ये क्लास पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करना मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपके आगे हाथ जोड़ जोड़ के बार बार बोलता हूं कि क्लास को प्लीज शेयर कर दें, प्लीज शेयर कर दें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी आप शेयर करते हो या नहीं करते वो आपको पता है, मेरे को नहीं पता। लेकिन एक इंसानियत के तौर पर, एक इंसान होने के नाते आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, मोटिवेशन के साथ मैं आपको पढ़ाऊं और एक एक छोटी छोटी बात मैं आपको पढ़ाऊं। और वह तभी हो पाएगा जब व्यक्ति खुश रहेगा। और खुश व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसको थोड़ा थोड़ा क्या है, मिलता रहे कुछ। तो मेरे को सिर्फ आपका प्यार मिलता है 15, 20, 50 बच्चों का, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और उसी की मेरे को जरूरी है। मैं चाहता हूं 50 की जगह मेरे को हजारों बच्चों का क्या मिले, प्यार मिले। और मैं आपके लिए अच्छे से काम कर पाऊं, जबरदस्त तरीके से काम कर पाऊं, पूरे तन मन से काम कर पाऊं, है ना। चलिए, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को।